साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहित। साथियों 2 जून 2021 मेरे जीवन का मेंस राइट के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन। बीइंग अ मेंस राइट सेवियर, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि पुरुषों को प्रताड़ित करने वाले कानून के पर्सपेक्टिव में मैं उन महिलाओं का साथ नहीं देने वाला हूं जिनका एकमात्र मकसद पुरुषों को लूटना है, पुरुषों को एक्सटॉर्ट करना है और अधिक से अधिक राशि, जिसे सामान्य तौर पर गोपत्ता कहते हैं, उसको निकालना है। साथियों, ये मेरा अपना आइडिया नहीं है, ये एक संकल्पित सोच है मेरी टीम की। 2 जून 2021 से काफ़ी टाइम पहले मेरी टीम ने मुझे कोसना शुरू करा कि सर, अगर अपन वास्तव में मेंस राइट सेवियर की बात करते हैं, अपन उनसे लिवलीहुड लेते हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है उनके खिलाफ पैरवी करने का। आप पुरुष विरोधी कानून के तहत महिलाओं के केस लेना छोड़ दो, बंद कर दो। मैंने कहा जी, आज भाई टीम को क्या हो गया, इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं मेरे से। उनका एक ही आइडियोलॉजी था कि एक तरफ होकर पैरवी करनी है, हम किसी के अधीन होकर पैरवी नहीं कर सकते, हम कमीशन के लिए पैरवी नहीं कर सकते, हम केवल राइट्स के लिए पैरवी करेंगे। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। सही क्या है गलत क्या है ये कोर्ट तय कर देगा ना। अभी तक पैरवी करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, किसी को क्या पता। बोले सर, आज अपन भले ही इस चीज़ को अवॉइड कर दें, पर ऊपर वाला देख रहा है। मेंस राइट के वो लोग जिनका विश्वास आपके ऊपर है, उनका विश्वास आपको देख रहा है। और आपने भी उन परजीवी सलाहकारों की तरह गद्दारी करी तो मेंस राइट कभी भी आपको माफ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा भाई समझ नहीं आ रहा तुम लोग चाहते क्या हो भाई, पैरवी करूं नहीं करूं, कोर्ट छोड़ दूं, क्या करूं। बोले सर, मैदान छोड़ने की बात नहीं कर रहे, मैदान में डट कर रहना है, पर सुधाइयाँ करनी है इन छुटेले किस्म की महिलाओं की, और कानून से इनका वध करना है, हमें सबक सिखाना है। तो मैंने कहा मैं फिर क्यों लड़ूं। मैं हाईली इंस्पायर्ड हूं सिखिज्म से। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, और अगर मैं खुद लड़ता हूं तो कोई मतलब नहीं है। और अगर मेरे सारे सहकर्मी, मेरे सारे साथी मिलकर लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर इस मुकाम को जो है हासिल कर पाएंगे। जब तक जिन्हें सोनी है तब तक लड़ेगा, उसके बाद क्या होगा। मैंने इनसे कहा तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा करो कि हर व्यक्ति जिन्हें सोनी बन जाए, हर व्यक्ति लड़ना सीख जाए। तो मैंने कहा तुम लोग कह तो रहे हो, सामने आएगा कौन, कौन लड़ेगा। कहना आसान है, सारे लोग बातें बना जाते हैं, कौन लड़ेगा। तो उस टीम में से एक बंदा खड़ा हुआ, वैभव माथुर, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर केयर की पोस्ट पे आया था। उसने कहा सर मैं लड़ूंगा। तो मैंने कहा वैसे ही तुम्हारी स्थिति खराब है, तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग कैसे लड़ोगे। बोले सर मुझे लड़ना है, बस मुझे बताओ लड़ना कैसे है, मुझे लड़ना है। तो मैंने कहा जी हुआ क्या, इतना गुस्सा क्यों है। मेरे पास एकांत में आकर वैभव बैठता है, और रात का समय था 8 बजे का। उसने मुझे बताया कि मेरे ही खानदान की एक लड़की से मेरी शादी हुई। जो सपने सबके होते हैं वो सपने मेरे थे, पर अल्टीमेटली मुझे मिला क्या धोखा। उसके कहीं और संबंध थे, उसका ये प्रेशर था कि मैं उसकी बात मानता रहूं और उसे एक लाइसेंस दे दूं कि रजिस्ट्री तो मेरे नाम की और कब्जा किसी और का। उसने कहा मैं इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मैं जो खर्चे करना चाहती हूँ वो खर्चे करो, कभी अपने पेरेंट्स के लिए, कभी अपने भाई बहनों के लिए, और कभी अपने रिश्तेदारों के लिए। इसने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा, जो गलत हो रहा है उसको मुझे रोकना होगा। जब इसने विरोध किया तो आप सब जानते हैं जो आप सबके साथ में हो रहा है। झूठा 498, डोमेस्टिक वायलेंस 125 CRPC। बड़ा मजा आता ना, उसको मजा आया। जब केस किए तो मूछों पे जो है ताव लगा लिया इसके बाप ने कि जवाई को जो है घसीट के रहेंगे, कोर्ट कचहरी में घसीटेंगे, जेल भेजेंगे। थाने बुलवाया गया, ये गिड़गिड़ाए, इन्होंने हाथ जोड़ा कि भाई ऐसी बात ही नहीं है। पर सुने कौन, क्योंकि कानून तो महिलाओं के साथ है, पर मैं तुम्हारे साथ में हूं, ये बात मैं लिख के दे देता हूं। पर चूंकि वैभव माथुर में जोश था, इसने लड़ने की शुरुआत कर ली थी, इसने एक संकल्प लिया कि मुझे लड़ना है, तो ये पहुंच गया। इसने कहा मैं झुकूंगा नहीं, जो होगा होगा, जेल जाऊंगा जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पूरा जोर लगा लिया जेल भेजने के लिए। अल्टीमेटली जब सब थक हार गई, शुरू में तो होती है बैटरी ड्यूरासेल की, बाद में हो गई डिस्चार्ज,
तो भाई राजीनामा कर लेते हैं। राजीनामा करा, 13B की पिटीशन फाइल करी, अल्टीमेटली कोर्ट पहुंच गई कि साहब जज साहब ने चाकू की नोक पे जो है साइन करा लिए। अरे भाई छाती क्या हो यार। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब कैसा मजाक चल रहा है, कैसा मौखौल कानून का बना हुआ है। पर ये लड़का नहीं हिला, लड़ूंगा तो मीन्स लड़ूंगा। लोग हिल जाते हैं, साहब कैसे होगा, क्या होगा। अरे जब 27 साल तक जी लिए छुटेले के बगैर, तो आगे भी जी लोगे। कुछ नहीं रखा इसने। घर की दीवारों पर अपनी एक्स की फोटो लगा ली, उस पर माला ढांक दी और बोला आज से मर चुकी है। अगर मैं इमोशन खत्म नहीं करूंगा तो मैं लड़ भी नहीं पाऊंगा। लड़ता रहा, काउंटर पे काउंटर अटैक, इतना काउंटर अटैक कि लड़की झुककर माफी मांगने आई कि भैया मुझे माफ कर दो, मेरी जान छोड़ो, मुझे क्यों परेशान कर रखा है आपने इतना। मेरे कभी दफ्तर में आए रहते हो, कभी मेरे घर पहुंच जाते हो, कभी क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या कर दिया आप लोगों ने। और उसने प्रस्ताव दिया 13B म्यूचुअल डिवोर्स का, जो फाइल किया गया। अल्टीमेटली जब वैभव जी कोर्ट पहुंचते हैं तो उसको ही मालूम पड़ता है कि अब ये बंदा यहाँ पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं है, यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है। पैरों में पड़ गई कि वैभव मुझे मालूम नहीं था कि तुम लाइफ में इतना आगे बढ़ जाओगे। अरे तो भाई आगे बढ़ना ही है, अगर तुम्हारे भरोसे बैठता तो आज भीख मांग रहा होता। तुमने किया ही क्या, इसका बर्बाद कर दिया। और ऐसे कई वैभव जो है मार्केट में घूम रहे हैं, जिनको कुछ छोटे किस्म की महिलाएं बर्बाद करने में तुली हुई और बर्बाद कर चुकी है। जैसे इसने हिम्मत नहीं हारी, मैन साइड की संकल्पना दी, वैसे आपको भी जो हिम्मत नहीं हारनी है। इस संकल्पना को और आगे बढ़ाना है। और इन्हीं सब पर्सपेक्टिव में जब मैंने फैसला लिया कि मैं पैरवी नहीं करूंगा, सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया, कुछ परजीवी किस्म के सलाहकार निकल के आ गए बाहर। ये वैसे ही जैसे होते हैं बरसाती मेंढक, अरे भाई मान जाओ, हमारा साथ दो, हमारा खर्चा कैसे चलेगा भाई, इनके कमीशन से हमारा काम चलता है। मैं कहा जी भाई क्या हो गया। बोले 10 लाख 20 लाख 30 लाख के गवर्नमेंट जीत के लाती हैं और हम 10% के दर से उसको एज अ कमीशन जो है रख लेते हैं, तो हमारा घर चलता रहता है। मैं कहा जी बहुत अच्छा। मैंने कहा परजीवी सलाहकारों, तुम इस देश के संस्कार, संस्कृति, देश की महिलाओं को, शादी को दाव पे लगा रहे हो सिर्फ कमीशन के लिए। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम लोग मेहनत करो ना यार, परजीवी क्यों बनते हो, मेहनत करो। और जो मेहनत का परिणाम है वो अच्छा ही होता है। और आप देख भी रहे हो कि हमारा ग्राफ चला है बिल्कुल यूं ऊपर गए, हमेशा कोई तकलीफ ही नहीं हुई और लड़ते रहे। और पिछले 1 साल में 70 पुरुषों की मैंने पैरवी करी और 60 पुरुषों ने इन छुटेले किस्म की महिलाओं की नाक में नकेल डाल दी, 0 पे आउट कर दिया। ख्वाब लेके आई थी 50 लाख लेंगे जी, उसके बिना तो राजीनामा नहीं होगा, 0 पे करके रह गई और बोले जान और छोड़ दो। मैं कहा भाई ये हो क्या रहा है। तो ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत है मेंस राइट की। अब मेंस राइट जग चुका है, लड़ने के लिए अब तैयार है कि जिन्होंने हमारी लाइफ खराब करी है उनसे हम लड़ेंगे, उनको सबक सिखा के रहेंगे। और सुताई भी होगी तो लीगल होगी कि सबक मालूम पड़ जाए कि क्या होता है। इन्होंने लीगल नोटिस दिए, लीगल बमबारी करी, कभी इनके पड़ोसियों को, कभी इनके रिश्तेदारों को, कभी इनके घर वालों को, कभी इनके जवाइयों को, कभी इनकी बहनों को। वास्तव में जो खौफ मैंने इनकी आंखों में देखा, मतलब कानून इनके साथ में देखो तब भी डर रही है। अरे भाई जान छोड़ दो भाई, हम कहाँ जाए, मर रहे हम तो भाई, छोड़ दो, राजीनामा कर लो। कर लो भाई, हमें क्या दिक्कत है। मैन साइड सामने खड़ा तो राजीनामा करना पड़ेगा, डरने का नहीं है। पर जब इस संकल्पना को मैंने लिया तो इन्हीं परजीवियों ने कहा था मुझे कि भूखे मर जाओगे, रोड पर आ जाओगे, जिनेश जी ये ड्रामा है, 12 दिन का सब खत्म हो जाएगा। खाने को जब रोटी नहीं मिलेगी ना, घर पर बैठेंगे जूते। पर एक बात परजीवियों, तुम्हें साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इस आइडियोलॉजी में सबसे ज़्यादा साथ मेरा जिसने दिया है वो है मेरी वाइफ। खड़ी हो गई बिल्कुल इमारत की तरह, पत्थर की तरह कि मैं साथ खड़ी हूँ। और जो महिलाएं गलत किस्म की हैं उनके खिलाफ लड़ना होगा, आपको कसम है। और मैंने उस कसम को भी निभाया। और वास्तव में मैं देखता हूँ कि 90% मामलों में छुटेले किस्म की और भ्रष्ट किस्म की महिलाएं कोर्ट कटोरा लेके पहुंच जाती हैं कि दे दो भैया मेंटेनेंस, दे दो भैया मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मेंटेनेंस मेंटेनेंस। इनको और कुछ नहीं चाहिए। और आज मैं दावे से कहता हूँ, सरकार को कहता हूँ मैं कि मेंटेनेंस के प्रोविजन एक बार रिमूव कर दे, फिर देखें कितने केसेस जो है कोर्ट में आते हैं। एक भी नहीं आएगा, क्योंकि इनका बेसिक टारगेट ही मेंटेनेंस है, गो भत्ता है, ये स्वीकार करना होगा। सरकार की स्कीम को तो परजीवी फेल कर रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। ये कहते नहीं, कटोरा हाथ में पकड़ो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। तुम जिस बुनियाद को रखने जा रहे हो अल्टीमेटली उसमें खुद फंसोगे। देश के संस्कार को, देश की संस्कृति को, शादियों को खुद तबाह कर रहे हो। मैंने अधिकांश केसों में देखा है कि लड़की किसी भी रूप में केस करना नहीं चाहती, जो सही है। वो सिर्फ ये चाहते कि उन्हें उनका हक मिल जाए, पति से शांतिप्रिय अलग हो जाए और अल्टीमेटली अपना वो जीवन जो है गुजार लें। कुछ कहती हैं हम पिट जाएंगी पर रहेंगी अपने ससुराल में, हमको अलग नहीं होना।
उनका भी प्रोटेक्शन जो है जरूरी है। और मेरी टीम ने भी इस ओर मेरा ध्यान दिलाया कि सर अपन आगे बढ़ तो रहे हैं, मैच जीत भी रहे हैं, पर संस्कृति वाली जो बात कही थी आपने, संस्कारों वाली जो बात कही थी, जो महिलाओं के बचाव की बात कही थी, भ्रष्ट महिलाओं की नहीं, सही महिलाओं की, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा भाई तुम लोग डिसाइड करो, सारे काम तुम लोग करते हो, ये काम भी तुम लोग कर लो। इन लोगों ने फिर एक टीम बनाई, मेहनत करी, और अल्टीमेटली उस टीम ने क्या करा, एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट कि वास्तव में जो महिलाएं प्रताड़ित हैं, जिनको पति पे केस नहीं करना है, दुखी है वास्तव में, केवल छोटा मोटा अमाउंट मिल जाए, अपना घर चल जाए, अपना जो है गुजारा चल जाए, तो हमने क्या करा कि इनकी नौकरी के लिए प्रबंध करें। और मैंने अपनी लॉ फर्म में भी जो है इस टीम के कहने से 4 महिलाओं को जो वास्तव में केस करना नहीं चाहती थी, उनको जो है नौकरी दी। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमको नौकरी मिल रही है, अब सैलरी मिल रही है, अब क्या होगा भविष्य में, तुम झूठे केस करो, ये करो। उन्होंने कहा नहीं, हमें झूठे केस नहीं करने, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर कि झूठे केस किए बगैर भी लाइफ में जो है आगे बढ़ सकते हैं। कह रही हम फर्जी सलाह करो चक्कर में पड़ गई थी। उन्होंने शुरुआत में कहा भी था कि दह धनाधन लिखो, क्या लिखो जी, पति ने दहेज की मांग करी, फिर क्या करा, फिर कार की मांग करी, फिर क्या करा, फिर हमको प्रताड़ित करा, फिर क्या करा, हमको ये करा। अगर हम वो लिखते तो आज कोर्ट में हमारा वास्तव में हैरेसमेंट होता, लेकिन परजीवियों की निगाह सिर्फ हमारे पतियों के पैसों पर थी और हमारे पैसों पर थी, और कुछ नहीं चाहिए था। पर जब यहाँ हम आई, हमने सम्मान की ज़िंदगी जी, तो लोगों ने ये नहीं बोला कि उसकी छोड़ी भी है, लोगों ने बोला कि यार इसके साथ गलत हुआ है। सिंपैथी इसे कहते हैं, सिंपैथी। तो परजीवियों भाई, तुम उनको क्यों परवाह करने में तुले हुए हो। और मैं देश के हर एक एडवोकेट को, सीए को, डॉक्टर को, किसी भी व्यक्ति को जो प्रोफेशनल है या कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई प्रताड़ित महिला है तो उसको वास्तव में आप जॉब दो। कम से कम झूठे केस करने से हम जो है रोक पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, झूठे केस होते रहेंगे और पुरुष जो है प्रताड़ित होते रहेंगे। तो कुल मिला के हमें रोगी से जो है नफरत नहीं करनी है, हमें नफरत करनी है रोग से। तो इनका जो बेसिक रोग है वो है छुटेली रोग, गोपत्ता रोग। इनसे मुक्ति दिलाओ, कसम खा लो कि हमें 125 सीआरपीसी से मुक्त करना है। और आगे आने वाले टाइम में जब भी 2-6 आएगा, मैं कुछ ना कुछ घोषणाएं करता रहूंगा। पहले घोषणा करी थी कि मैं इन छुटेली किस्म की महिलाओं की पैरवी करने वाला नहीं हूं, और 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, तरक्की पे गए, क्योंकि सही राह पे थे और आगे भी सही राह पे चलते रहेंगे। मैं जानता हूं कि मैं आप सबसे रिव्यू लेता हूं, मैं जानता हूं कि मैं आप सबके भरोसे ही जो है आगे चल रहा हूं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी क्या है, क्योंकि मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर आप परामर्श चार्ज करते हो, आप कंसल्टेशन लेते हो। पर एक बात बता दूं कि जब भी आप लोग मेरे पास में आते हो, सबसे पहले मैं अपॉइंट करता हूं ब्रीफिंग काउंसिल, देन रिसर्च काउंसिल, फिर ओरिएंटेड काउंसिल्स, फिर उसके बाद जूनियर काउंसिल्स में प्रीफाउंड करते हैं, फिर मुझ तक जो है वो फाइल पहुंचती है कंसिडरेशन के लिए। तो मैं जो भी पैसा आप सबसे ले रहा हूं, आप सबके रक्षा बजट में लगा रहा हूं। आप कभी आइए सोनी एरिना अजमेर में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मैंने इस ऑफिस को बनाया है, और मैं इस ऑफिस में चाहे हूं चाहे नहीं हूं, आप यहाँ आए चाहे नहीं आए, तब भी कनेक्टिविटी यहाँ से स्टैब्लिश करके आप काम करा सकते हैं। इतना मैंने इसको इंप्रूव कर दिया सिर्फ आपके लिवलीहुड देने से। रक्षा बजट में मैंने जो है मैक्सिमम खर्च किया है। मैं चाहता हूं कि जब भी हम लड़ें तो टेक्नोलॉजी जो है इंप्रूव्ड हो, टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न हो, उससे हम लड़ें ताकि सबक सिखा सकें ऐसे भ्रष्ट लोगों को। साथियों, जीवन में घबराने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि जब भी हम इनका सामना करें तो मुस्कुरा के करें, लीगली करें, और ये आराम से जो है ढेर हो जाएंगी, आपसे जो है निपट नहीं पाएंगी, क्योंकि झूठ के पैर होते नहीं हैं। तो साथियों, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है, एक संगठन के रूप में, एक सोच के रूप में। तो हमें कोई तकलीफ जो है नहीं आनी है। जो कुछ मेरी टीम ने करा, जो कुछ आप लोगों ने करा, जो कुछ वाहिगुरु ने करा, उसका कर्जा मैं चुका ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे उस राह पे खड़ा कर दिया जहां मैं ठोक के कह सकता हूं कि मैं मेंस राइट सर्वाइवर लड़ रहा हूं मेंस राइट्स के लिए। कोई ठोक के बोले कि हम तैयार हैं लड़की को छोड़ने के लिए, नहीं छोड़ेंगे, वो तो साहब गलत हो रहा है जी, मुसीबत हो रही है जी, लड़की गलत है जी, हमको सब मालूम है। ठोक के बोलने के लिए दम चाहिए। परजीवी बनना तो बहुत आसान है, कमीशन खाना भी आसान है। ठोक के फीस लो, ठोक के बोलो और ठोक के पैरवी करो मेंस राइट की, तब है मतलब। कुल मिला के आप घबराओ मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ता रहूंगा मेंस राइट के लिए, और सबक सिखाता रहूंगा ऐसी महिलाओं को, यदि आप अपना समर्थन, अपना विश्वास मुझे जो है सौंपते रहेंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमले की नीति, हमले की स्ट्रेटेजी और मॉडर्न टेक्निक से जो है हम लड़ेंगे, और हमें कहीं नहीं घबराना है। निश्चित तौर पर हमारी विजयश्री होगी और हम जीतेंगे, क्योंकि हम सच की राह पे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूं वाणी का विराम। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।